हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कर रहे थे सेकंड चैप्टर क्लास 10th के इकोनॉमिक्स बुक की। चलिए हम आगे देखते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे हम और नए रोजगार बनाएं। From the above discussion, we can see that there continue to be considerable underemployment in agriculture. जब हमने वो आगे चैप्टर पीछे चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर में। देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई नौकरी है ही नहीं या कहीं वो काम नहीं करते। In what way can one increase employment for people? तब सवाल ये उठता है कि कैसे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम बनाएं तरीके। लेट अस लुक एट सम ऑफ देम। कुछ यहाँ पर दी गई हैं बातें जिससे हम देखेंगे कि कैसे हम रोजगार बढ़ा सकते हैं। Take the case of Lakshmi with her 2 hectare plot of unirrigated land. ये उदाहरण लक्ष्मी का है जिसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है और यहाँ पर कोई सिंचाई की सुविधा नहीं है। The government can spend some money or bank can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land. वैसे में सरकार ये कुछ पैसा खर्च कर सकती है या फिर बैंक जो है उसे लोन दे सकती है ताकि वो अपने खेत में ही एक कुआं खोद सके और जिससे क्या हो खुदवा सके और फिर क्या हो उससे वो अपनी ज़मीन की सिंचाई करे या अपने खेत की सिंचाई कर सके। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड। और लक्ष्मी जब अपने खेत को खेत में सिंचाई कर पाएगी एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप। और जब सिंचाई सुविधा होगी तो वो दूसरा फसल भी ले पाएगी अपने खेत से। जैसे वीट है जिसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। ड्यूरिंग द रबी सीज़न, और वीट जो है वो रबी क्रॉप है तो रबी के सीज़न में यानी ठंड के सीज़न में होने वाला फसल है। लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 people फॉर 50 days, इंक्लूडिंग सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग। तो अब क्या है कि 2 लोगों को काम मिल जाएगा इसमें 50 दिन के लिए सारी चीज़ें हार्वेस्टिंग तक काम करने के लिए। So, 2 more members of the family can be employed in her own field. इस तरह से क्या होगा, परिवार के 2 सदस्य को अपने ही खेत में काम मिल जाएगा। Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farm. अब सपोज अगर सरकार कुछ ऐसा करे कि वहाँ पर एक नया डैम बन जाए या फिर कैनाल या नहर जो होता है वो खोद लिया जाए उस एरिया में, तो फिर क्या होगा कि नहर बन जाने से बहुत सारे किसानों को फ़ायदा होगा। This could lead to a lot of employment generation within the agricultural sector itself, reducing the problem of underemployment. इस तरह से क्या होगा, बहुत सारे लोगों को काम मिल जाएगा एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है ना। इससे क्या होगा, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। Now suppose Lakshmi and other farmer produce much more than before. अब आप देखिए कि लक्ष्मी और दूसरे किसान, लक्ष्मी की तरह जो दूसरे किसान हैं वो पहले की तुलना में ज़्यादा फसल उगाने लगेंगे। They would also need to sell some of them, और हो सकता है उसमें सब के सब जितना अनाज वो उत्पादन करेंगे वो सब के सब घर पे ही खपत ना हो, उन्हें कुछ बेचने की आवश्यकता पड़ेगी। For this they may be required to transport their product to a nearby town. तब क्या होगा, उन्हें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो अपने जो उत्पादन है उसको शहर तक ले जाकर बेच सके। If the government invests some money in transportation and storage of crop or makes better rural road so that mini truck reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. अब क्या है, तब क्या होगा, सरकार कुछ ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करेगी है ना, पैसा लगाएगी और स्टोरेज की व्यवस्था करेगी गाँव में। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, और उसके अलावा जो गांव की सड़कें हैं उसको और बेटर बना पाएगी। तो क्या होगा, मिनी ट्रक आसानी से हर जगह पहुंच जाएंगे और लक्ष्मी जैसे दूसरे किसानों को इससे बहुत फ़ायदा होगा।
जिनको अब पानी मिलने लगा है नहर खुदवा देने से या कुआं खुदवा देने से, खेत में अब पानी मिलने लगा है तो वो ज़्यादा फसल उगाने लगे हैं, है ना। और इस तरह से अपने यहाँ न सिर्फ वो फसल उगा पाएंगे बल्कि जो एक्स्ट्रा है फसल उनके पास उसको वो बेच भी सकेंगे। इस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल जाएगी तो, और सड़क अच्छी हो जाएगी तो। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर बट ऑल्सो अदर्स सच एज दोज इन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। इस तरह की एक्टिविटी होने से क्या होगा, न सिर्फ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा, सिर्फ फार्मर को ही नहीं बल्कि और भी दूसरे लोगों को जो कि सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड में काम करने, व्यापार में काम करने वाले लोग, उनको भी काम मिलेगा। लक्ष्मीज नीड इज़ नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। लक्ष्मी की ज़रूरत जो है वो सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है। टू कल्टिवेट द लैंड शी ऑल्सो नीड सीड्स। अपने खेत में फसल लगाने के लिए उसको बीज चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट चाहिए, पंप सेट चाहिए टू ड्रॉ वाटर, है ना। उसको इतनी सब चीज़ों की ज़रूरत खेती के दौरान पड़ेगी, पंप सेट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो खेत में पानी पटा सके। बीइंग अ पुअर फार्मर शी कैनॉट अफोर्ड मेनी ऑफ दीज। और गरीब किसान होने के कारण हो सकता है उसके पास इतना पैसा ना हो कि ये सभी चीज़ें वो खरीद सके। सो शी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर। तो फिर क्या होगा, उसे साहूकारों से उधार में पैसा लेना होगा। पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और साहूकारों से उधार लेने पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और किसानों को उसे पे करना पड़ता है। If the local bank give her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in time and cultivate her land. अब क्या है, लक्ष्मी को अगर मनी लेंडर से उधार लेना होगा तब तो उसे बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट देना होगा। लेकिन अगर लोकल बैंक उनको क्रेडिट दे दे, और तो आपको पता ही है कि बैंक की जो क्रेडिट रेट या इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत कम होता है, रिजनेबल होता है ना। तो क्या होगा, समय से उसे बैंक से लोन मिल जाएगा तो वो सभी चीज़ों को खरीद पाएगी टाइम पर और अपने खेत को जोत पाएगी। This means that along with water, she also need to provide cheap agricultural credit to the farmer. For farming to improve, we will look at some of these needs in chapter 3 money and credit also. तो क्या है कि इस तरह से क्या है, पानी के अलावा उसकी और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत जो है उसकी सस्ते में एग्रीकल्चरल क्रेडिट उसको मिल जाएगा और उसकी पहले फार्मिंग जो है वो पहले से इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बारे में आगे भी हम चैप्टर 3 में जब मनी एंड क्रेडिट करेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे। Another way by which we can tackle this problem is identify and promote locate industry and services in semi-rural area where a large number of people may be employed. इसके बाद दूसरा और तरीका ये भी हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि वो ये कि हम ऐसी ऐसे प्रमोट कर सकते हैं या लोकेट कर सकते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ को और सर्विसेज को जो सेमी रूरल एरिया में आसानी से उपलब्ध हो सके, और तब क्या होगा, बहुत सारे लोगों को इससे काम मिल जाएगा। फॉर इंस्टेंस सपोज मेनी फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी। अब आप देखिए कि अगर बहुत सारे किसान जो है ये तय करते हैं कि वो अरहर और चिकपी या पल्स क्रॉप जो होता है उसको उगाएंगे, है ना। तो क्या होगा, सेटिंग अप अ दाल मिल टू प्रोक्योर एंड प्रोसेस दीज एंड सेल इन द सिटीज़ इज़ वन सच एग्जाम्पल। तो ये हो सकता है कि गांव के पास ही एक दाल मिल खोल दी जाए और जिसमें क्या होगा, जो कि इन दालों को लेगा, प्रोसेस करेगा और फिर शहरों में उसे बेचने के लिए ले जाया जा सकेगा। Opening a cold storage could give an opportunity for farmer to store their product like potatoes and onions and sell them when the price is good. एक कोल्ड स्टोरेज भी अगर खुल जाए तो बहुत सारे किसानों को ये मौका मिल जाएगा कि वो अपने प्रोडक्ट को, जैसे पोटैटो है, अनियन है, उसको मार्केट में हमेशा ले जाने के बजाय कोल्ड स्टोरेज में रख दें और जब अच्छी कीमत उनको मिलेगी तब वो मार्केट में ले जाएं, है ना। सेल देम व्हेन द प्राइसेस इज गुड। In villages near forest area, we can start honey collection center where farmers can come and sell wild honey.
जो गांव जंगल के बिल्कुल करीब हैं वहाँ हनी कलेक्शन सेंटर खोला जा सकता है, जहाँ पर किसान जो है वो आएंगे और अपनी वाइल्ड हनी को बेच सकेंगे जंगल से कलेक्ट करने के बाद। यानी हनी को जंगल से कलेक्ट करेंगे और फिर उसे बेचेंगे। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, wheat, fruit, uh, टोमेटो फ्रूट विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट। और इस तरह से और भी कई ऐसी इंडस्ट्री खोली जा सकती है जहाँ पर वेजिटेबल और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस किया जाता है। जैसे पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, राइस है, वीट है, टोमेटो है, फ्रूट है, इन सबको प्रोसेसिंग के बाद मार्केट में बेचा जा सकता है। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन सेमी रूरल एरिया एंड नॉट नेसेसरली इन लार्ज अर्बन टाउन। और इस तरह से एम्प्लॉयमेंट, इस तरह की इंडस्ट्री जब सेमी रूरल एरिया में खुलेगी तो फिर क्या होगा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसे बड़े शहरों में ही खोला जाए। Do you know that in India, about 60% of the population belong to the age group of 5 to 29? भारत में 60% आबादी ऐसी है जो कि 5 से 29 वर्ष की उम्र में है। आपको पता होगा ये सब। आउट ऑफ दिस ओनली 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और उसमें से सिर्फ 51% लोग ऐसे हैं जो कि शिक्षा पा रहे हैं। रेस्ट आर नॉट, बाकी नहीं। दे मे बी एट होम और मेनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबर। और इसमें हो सकता है कुछ तो घर पे ही रहें और कुछ जो है वो चाइल्ड लेबर के रूप में यहाँ वहाँ काम करते दिख जाते हैं। इफ़ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल, अगर इन बच्चों को स्कूल भेजा जाए, वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग, मोर टीचर एंड अदर स्टाफ। तब क्या होगा, हमें ज़्यादा स्कूल खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, और जब नए स्कूल खुलेंगे तो ज़्यादा टीचर और स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी। A study conducted by the erstwhile Planning Commission, now known as Niti Aayog, estimate that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector itself. और एक स्टडी ने ये बताया जो कि प्लानिंग कमीशन ने किया था, जिसको अब हम नीति आयोग कहते हैं, वहाँ से उन्होंने ये बताया कि करीब 20 लाख नौकरियाँ जो हैं सिर्फ एजुकेशन सेंटर में लोगों को मिल सकती हैं। सिमिलरली इफ़ यू आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, अगर हम चाहते हैं देश में लोगों की स्वास्थ्य में सुधार हो, वी नीड मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर। तो हमें और ज़्यादा डॉक्टर, नर्स और हेल्थ वर्कर की आवश्यकता पड़ेगी टू वर्क इन रूरल एरिया, ख़ास तौर पे गाँव के इलाकों में काम करने के लिए। दीज आर सम ऑफ द वेज बाय विच जॉब वुड बी क्रिएटेड एंड वी वुड बी एबल टू एड्रेस द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट टॉक्ड अबाउट इन चैप्टर 1। इस तरह से क्या है कि ये तो कुछ तरीके हैं जॉब क्रिएट करने की और लोगों के डेवलपमेंट में, देश की डेवलपमेंट में मदद करने में। चैप्टर 1 में भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। हर स्टेट और रीजन में इतनी पोटेंशियल तो होती है कि वो अपनी इनकम को और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकें। इट कुड बी टूरिज़्म, कई तरीके हैं, जैसे टूरिज़्म को डेवलप करो, रीजनल क्राफ्ट को डेवलप कर सकते हैं आप, न्यू सर्विसेज लाइक आईटी को डेवलप किया जा सकता है। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग, हालांकि ऐसे बोल देना तो बहुत आसान होता है, प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है, एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। For example, the same study by Planning Commission says that if tourism as a sector is improved every year, we can give additional employment to more than 35 lakhs people. एक उदाहरण जो है वो ये है कि प्लानिंग कमीशन की एक स्टडी है, उसमें ये कहा गया है कि सिर्फ टूरिज़्म को भी अगर हम डेवलप करते हैं पहले की तुलना में और इम्प्रूव हो जाता है टूरिज़्म, एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। तब क्या हर साल हम करीब 35 लाख लोगों को काम दे पाएंगे। We must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement. बोलना बहुत आसान है,
लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिसको चालू करने में हो सकता है बहुत समय लग जाए, लागू करने में। फॉर शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर, और लेकिन हमें अगर जल्दी कुछ करना है तो जल्दी कदम उठाने पड़ेंगे। रिकॉग्नाइजिंग दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इसलिए इस चीज़ को इनक्रेज करने के लिए कि लोगों को काम मिल जाए जल्दी, तो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया कानून इम्प्लीमेंट किया है, राइट टू वर्क, यानी काम का अधिकार, इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, और इसे लागू किया है 625 डिस्ट्रिक्ट्स में, ज़िले में। इट इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, या मनरेगा 2005 है ना, इसका नाम है। Under Manrega 2005, all those who are able to or are in need of work in rural area are guaranteed 100 days of employment in a year by the government. और इसमें ये कहा गया कि मनरेगा के अनुसार जो 2005 में जो ये कानून आया है मनरेगा का, उसमें क्या है कि रूरल एरिया में जो काम कर सकते हैं, जिनको ज़रूरत है, उन सबको 100 डेज़ की जो एम्प्लॉयमेंट की गारंटी सरकार द्वारा हर साल मिलती है। एंड इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और अगर 100 दिन सरकार उनको काम नहीं दे पाती, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस टू द पीपल। तो क्या करेगी सरकार, जो है उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। The type of work that would be in future help to increase the production from land will be given preference under the act. ऐसे किस्म के काम जो फ्यूचर में बढ़ सकती हैं, और इसके मदद से प्रोडक्शन बढ़ सकता है, इसको सरकार इस एक्ट के अंदर ज़्यादा प्रेफरेंस देगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, इसको पढ़ेंगे और फीचर्स समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने पर क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या हानि है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। थैंक यू वेरी मच।